प्यारे बच्चों, आज के इस सेशन में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। आज हम लोग चुंबक की नेक्स्ट हेडिंग के बारे में पढ़ेंगे। इसके पहले वाले जो है वीडियो में अगर हम बताएं तो आपको चुंबक के प्रकार है ना, इसके बारे में आप लोगों ने पढ़ा था। और आज हम लोग पढ़ेंगे, अगली हेडिंग आपकी है, आप लोग देख सकते हैं, किसी धारावाही चालक या तार के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करना। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा कैसे ज्ञात करते हैं? तो कोई भी धारावाही चालक है, तार है, तो उसके कारण चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने के लिए, जैसे मान लीजिए ये आपका कोई धारावाही चालक है, तार है जिसमें प्रवाहित धारा आई है, ये कोई चालक तार है जिसमें प्रवाहित धारा आई है। तो पूछा जा रहा है कि इसके कारण चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बताइए, क्या होगी इधर और क्या होगी इधर, है ना। आपको बताया गया था इसके पहले वाले वीडियो में, आप लोग को बताया गया था कि जब चुंबकीय क्षेत्र की दिशा कागज तल के लंबवत अंदर की ओर होती है तो उसको हम क्रॉस से दर्शाते हैं। कागज तल के लंबवत अंदर की ओर होती है तो, और बाहर की ओर होती है तो उसको हम डाट से दर्शाते हैं ना। ऐसा कुछ बताया गया था आपको कि चुंबकीय क्षेत्र की दिशा अगर अंदर की रहे तो क्या होगा, बाहर की ओर रहेगा तो क्या होगा। लेकिन यहाँ पर क्या हेडिंग है कि चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करना है। कोई धारावाही चालक तार, इसमें धारा प्रवाहित हो रही है तो उसकी दिशा ज्ञात करना है। तो कैसे ज्ञात करेंगे? मान लीजिए धारा प्रवाहित हो रही आई तो चुंबकीय क्षेत्र दिशा इधर और इधर ज्ञात करने के लिए करते क्या है कि अपने दाएं हाथ को इस प्रकार खुला रखते हैं कि दाएं हाथ की अंगुलियां जितनी होती हैं वो अंगूठे के लंबवत होती हैं। अंगुलियां क्या होती हैं? अंगूठे के लंबवत। हम करते हैं क्या है कि अंगूठे को धारा की दिशा में करते हैं, अंगूठे को धारा की दिशा में करके अंगुलियां घुमाते हैं। अंगूठे को धारा की दिशा में करके जब अंगुली घुमाएंगे तो किधर आ रही है? बाहर की तरफ आ रही। बाहर की तरफ आ रही है तो इसको किधर कैसे दर्शाएंगे प्यारे बच्चों? डाट से, क्योंकि चुंबकीय क्षेत्र इधर क्या है? बाहर की तरफ है, कागज तल के लंबवत बाहर की तरफ। तो इधर तो हो गया डाट, है ना। डाट से इधर दर्शाएंगे क्योंकि चुंबकीय क्षेत्र की जो दिशा है कागज तल के लंबवत बाहर की ओर देखने को मिल रहा है। और वहीं पर अगर इधर की दिशा अगर हम आपसे पूछें तो क्या बताएंगे कि इसी अंगूठे को धारा की दिशा में हम करेंगे, है ना। दाएं हाथ को खोलेंगे इस प्रकार की अंगुलियां अंगूठे क्या हो? लंबवत हो, और ये अंगूठे को धारा की दिशा में करेंगे। चलिए अंगूठे को धारा की दिशा में करते हैं और अंगुलियां घुमाएंगे। अंगुली कहाँ घूम के जा रही है? अंदर की ओर, अंदर की ओर जा रही है। तो प्यारे बच्चों इधर किससे इसको दर्शाएंगे? क्रॉस से दर्शाएंगे। क्रॉस का मतलब चुंबकीय क्षेत्र किधर है? अंदर की तरफ है। चुंबकीय क्षेत्र किधर है? अंदर की तरफ। धारा की दिशा में अंगूठा करके अंगुलियां घुमाइए, अंगुलियां किधर जा रही हैं? अंदर की तरफ। यहाँ धारा की दिशा में अंगूठा करके अंगुलियां घुमाएंगे, किधर आ रही है? बाहर की तरफ। ठीक है, तो ऐसे हम क्या कर सकते हैं, किसी तार में अगर धारा प्रवाहित हो रही है तो उस तार के, है ना, दोनों तरफ हम चुंबकीय क्षेत्र की दिशा पता कर सकते हैं कि वो अंदर की ओर है कि बाहर की ओर है। ऐसे इसमें अगर पता करना है कि इस तार में धारा प्रवाहित हो रही है चुंबकीय क्षेत्र दिशा, तो धारा की दिशा में अंगूठा करेंगे, अंगूठा हो गया, अंगुली घुमाएंगे, किधर जा रही है? अंदर की ओर। अंदर की ओर जा रही है तो किससे? क्रॉस से दर्शाएंगे। इधर चुंबकीय क्षेत्र किधर है? अंदर की ओर। अगर इधर की बात करें, इधर किधर है, तो अंगूठे को धारा की दिशा में करिए और अंगुलियां घुमाइए, किधर आ रही है? बाहर की तरफ, है कि नहीं? बाहर की तरफ। बाहर की तरफ मतलब किससे? डाट से आप दर्शाएंगे। समझ में आया कि किसी भी धारावाही चालक के कारण चुंबकीय क्षेत्र की दिशा कैसे ज्ञात करते हैं। हम आशा करते हैं कि आप लोगों को अच्छी तरह से ये बात समझ में आई होगी, हेडिंग आपको अच्छी तरीके से समझ में आई होगी। ठीक है, तो हम क्या लिख सकते हैं कि हम दाएं हाथ को हम इस प्रकार खुला रखते हैं ना, दाएं हाथ को इस प्रकार खुला रखते हैं, इस प्रकार खुला रखते हैं कि अंगुलियां अंगूठे के लंबवत, अंगुलियां अंगूठे के लंबवत, है ना। अंगुलियां क्या हो? अंगूठे के लंबवत हो। तो यदि अंगूठे को
धारा की दिशा में रखा जाए, धारा की दिशा में रखकर, अंगूठे को धारा की दिशा में रखकर अंगुलियों को घुमाया जाए, अंगुलियों को घुमाया जाए, तो अंगुलियों के घूमने की दिशा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बताती है। अंगुलियों के घूमने की दिशा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बताती है कि अंगुलियां जिधर घूम रही हैं उसी के हिसाब से हम चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को डिफाइन करते हैं कि चुंबकीय क्षेत्र की दिशा किधर होगी, अंदर की तरफ कि बाहर की तरफ। ठीक है, क्लियर है। अपने दाएं हाथ को इस प्रकार खुला रखते हैं कि अंगुलियां अंगूठे के लंबवत हों। अंगूठे को धारा की दिशा में करके अंगुलियां घुमाएंगे तो अंगुलियों के घूमने की जो दिशा होती है वही चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बताती है, अंदर की तरफ कि बाहर की तरफ। ठीक है, नेक्स्ट हेडिंग हम लोग पढ़ेंगे बायोसेवर्ट का क्या बोलते हैं, ओस्टेड का प्रयोग पढ़ेंगे। प्यारे बच्चों, आगे हम पढ़ेंगे ओस्टेड का प्रयोग। तो ये हो गया होगा ओस्टेड का प्रयोग। चलिए, ओस्टेड का प्रयोग, ओस्टेड का प्रयोग। ओस्टेड का प्रयोग क्या है उसको समझिएगा ध्यान से। ओस्टेड ने क्या किया कि अपने प्रयोग में उसने एक तार को लिया, एक चालक को लिया, और इस चालक तार को है ना ला करके देखा जाए तो अभी ये ला करके बैटरी से जोड़ता है ना। ओस्टेड ने क्या किया कि चालक तार को इन्होंने लाया और इस तार को एक बैटरी से जोड़ने का प्रयास किया। ठीक है, अभी इसकी कुंजी को ऑन नहीं किया है, मतलब एक तरह से इसमें अभी करंट नहीं जा रहा है। इस कंडीशन में तार को रख करके इसके पास उन्होंने रखा चुंबकीय सुई को। चुंबकीय सुई को जब उन्होंने रखा तो देखा उन्होंने कि जो चुंबकीय सुई है, इस चुंबकीय सुई में विक्षेप जो है ना के बराबर है, मतलब इस चुंबकीय सुई में किसी प्रकार का विक्षेप नहीं होता है। अगर धारा को यहाँ से प्रवाहित नहीं किया जाता, मतलब तार में धारा नहीं जा रही। फिर उसने क्या किया कि इसी प्रयोग को आगे उसने किया, तो उसने क्या किया कि दूसरी बार इसको ला करके अब कनेक्शन को ऑन कर दिया जो बैटरी से जोड़ा था, है ना। इस कनेक्शन को उन्होंने ऑन कर दिया, इधर प्लस इधर माइनस, आपको पता है। तो कुंजी को ऑन करने पर धारा इसमें प्रवाहित होने लगी, अब इसके बाद जब इन्होंने चुंबकीय सुई को इसके पास रखा तो उसने कुछ करामात होते हुए देखा, कुछ चमत्कार होते हुए देखा। क्या देखा कि जो यन सिरा है इसका, यन सिरा चुंबकीय सुई का, प्यारे बच्चों, ये ऊपर की तरफ चला जाता है। यन सिरा ऊपर की तरफ जाता है और यस सिरा नीचे की तरफ आ जाता है। उसने ये देखा। फिर उसके दिमाग में आया कि क्यों न धारा की दिशा बदल करके देखें क्या होता है। जब उसने धारा की दिशा बदल दिया, है ना, धारा की दिशा बदलने का मतलब ध्रुवता चेंज कर दिया, इधर माइनस करके इधर प्लस कर दिया, और इसके बाद जब ऑन किया कुंजी को, इधर प्लस इधर माइनस, तो धारा की इधर से बहेगी, धारा इधर बहेगी। जब धारा की दिशा बदल गई और उसके बाद जब उसने यहाँ पे चुंबकीय सुई रखा तो चुंबकीय सुई का जो विक्षेप है उल्टा हो गया, मतलब यन ऊपर गया था, यस नीचे आया ना। अब जो है यस ऊपर चला जाता है, प्यारे बच्चों, यस ऊपर चला जाता है, यस ऊपर चला जाता है और यन नीचे आ जाता है,
यस ऊपर जाता है, यन नीचे आता। मतलब धारा की दिशा बदलने पर चुंबकीय सुई में जो विक्षेप है ना, वो भी क्या हो जाता है, बदल जाता है। चुंबकीय सुई के विक्षेप की दिशा बदल जाती है। चुंबकीय सुई में विक्षेप की जो दिशा है वो बदल जाती है। क्लियर हुआ यहाँ तक? ओस्टेड ने क्या किया कि अपने प्रयोग में उसने एक तार लिया और तार में जब धारा नहीं प्रवाहित कर रहा था तो उसने चुंबकीय सुई को रखा तो देखा कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। लेकिन जब उसमें करंट भेज करके है ना, जब इस स्विच को ऑन कर दिया, कुंजी को ऑन करके है ना, जब कुंजी को ऑन करके धारा प्रवाहित किया तो देखा चुंबकीय सुई को रखने पर चुंबकीय सुई का विक्षेप हो जाता है, उसमें चुंबकीय सुई हिल जाती है ना, यन सिरा ऊपर या सिरा नीचे आ जाता है। फिर उसने धारा की दिशा को बदल करके देखा तो पता चला कि इस पार चुंबकीय सुई का विक्षेप उल्टा होता है, अब यस ऊपर जाता है, यन नीचे आता है। तो इन सारे प्रयोगों से ओस्टेड ने एक अपना सिद्धांत दिया। इस प्रयोग को करने के बाद उसने बताया कि हम करंट भेज रहे हैं तार में और चुंबक की सुई डिस्टर्ब हो रही है। इसका मतलब कि जब किसी तार के चारों तरफ है ना, जब किसी तार में धारा प्रवाहित करते हैं तो इसके चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र बन जाता है। अगर चुंबकीय क्षेत्र नहीं बनता प्यारे बच्चों तो चुंबक की सुई क्यों हिलती है ना, कॉमन सेंस। करंट भेज रहे हैं तार में और डिस्टर्ब हो रही है चुंबक की सुई, इसका मतलब इसके चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र बनता है, जो चुंबकीय क्षेत्र इस चुंबक की सुई को डिस्टर्ब करता है कि नहीं। मतलब जब किसी चालक तार में धारा प्रवाहित करते हैं तो उसके चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। ये सिद्धांत दिया ओस्टेड ने अपने प्रयोगों के माध्यम से। मतलब इस सारे प्रयोग से एक बात तो कन्फर्म होती है कि जब किसी चालक में धारा प्रवाहित करते हैं है ना, जब किसी चालक में धारा प्रवाहित करते हैं, धारा प्रवाहित करते हैं तो चालक के चारों तरफ, चालक या तार जो भी कर लीजिए, चालक के चारों तरफ क्या होता है, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है ना। जब किसी तार में धारा प्रवाहित करते हैं तो उसके चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। ये ओस्टेड ने अपने प्रयोग द्वारा सिद्ध किया है ना। प्रयोग किया तो उसने लास्ट में बताया कि भैया अगर चुंबकीय क्षेत्र नहीं बनता चारों तरफ तो चुंबक की सुई क्यों हिलती। करंट जा रहा है तार में और चुंबक की सुई इधर उधर डिस्टर्ब हो रही है, सीधी सी बात है। चुंबकीय क्षेत्र बन रहा होगा तभी इसको ये डिस्टर्ब करता होगा। ठीक है, इसके बाद फैराडे आए। हम लोग आगे एक वैद्युत चुंबकीय प्रेरण करके एक लेसन, उसमें फैराडे का नियम पढ़ेंगे। ये क्या बताया कि जब तार में धारा प्रवाहित करेंगे तो चुंबकीय क्षेत्र बन जाएगा चारों तरफ करंट जाने से। फैराडे ने क्या बताया कि जब चुंबक अगर रख देंगे आप, तो दो चुंबक अगर आप रख दिए और चुंबक के बीच में एक तार रख दिए तो उसमें धारा प्रवाहित होने लगती है। मतलब चुंबकीय क्षेत्र में कोई चालक तार रख दिया जाता है तो उसमें धारा प्रवाहित होने लगती है। फैराडे का नियम आगे हम लोग पढ़ेंगे, फैराडे के प्रयोग को अगले लेसन में। फिलहाल इन दोनों लोगों के प्रयोग से एक बात समझ में आई कि धारा और चुंबक का आपस में कनेक्शन है ना, करंट का और चुंबक का आपस में कनेक्शन है। जब तक ये प्रयोग नहीं किए थे तब तक ऐसा कुछ नहीं था। धारा एक अलग टॉपिक थी और चुंबक एक अलग था। लेकिन जैसे इनके प्रयोग से ये बात समझ में आई कि धारा प्रवाहित करते हैं तो चुंबकीय क्षेत्र बनता है, और फैराडे आए तो फैराडे भाई साहब उन्होंने क्या बताया कि भैया जब चुंबकीय क्षेत्र में कोई तार रख दोगे ना तो उसमें करंट उतरेगा। तो इन दोनों लोगों के प्रयोगों से समझ में आया कि ऐसा है कि जो धारा है और चुंबक ये दोनों एक दूसरे के क्या है, पूरक हैं। दोनों एक दूसरे के पूरक है, मतलब दोनों एक दूसरे से उत्पन्न किए जा सकते हैं। तो यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया होगा ओस्टेड का प्रयोग क्या है। ठीक है, अब इसके बाद हम बताएंगे आप लोगों को बायो-सेवर्ट का नियम। बायो-सेवर्ट के नियम को आप लोग ध्यान समझिएगा। बायो-सेवर्ट ने अपना क्या नियम दिया था। ठीक है, तो इसको मिटा दें। चलिए,
चलिए, बायो-सेवर्ट का नियम बहुत मेन है, क्योंकि आगे बहुत सारे डेरिवेशंस, बहुत सारे हेडिंग बायो-सेवर्ट के नियम पर ही आधारित हैं। तो बायो-सेवर्ट के नियम को आप लोग ध्यान से समझिएगा, ठीक है। बायो-सेवर्ट का नियम, बायो-सेवर्ट का नियम क्या है यार बच्चों, समझिए। बायो-सेवर्ट ने क्या बताया कि इन्होंने क्या किया था कि जो अपना नियम दिया, अल्पांश लंबाई की काट दिया। अल्पांश लंबाई मतलब कोई छोटा सा तार का टुकड़ा हो, मतलब अल्पांश लंबाई किसी तार का छोटा सा भाग लेने पर किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र पता किया जाता है। मतलब बायो-सेवर्ट के नियम में आप बता सकते हैं कि अल्पांश लंबाई के कारण, अल्पांश लंबाई के कारण किसी बिंदु पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र है ना, अल्पांश लंबाई के कारण किसी बिंदु पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र, इसी को हम बायो-सेवर्ट का नियम कहते हैं, ठीक है। अब समझिए कैसे। अल्पांश लंबाई के कारण मतलब ये कोई चालक तार है, धारा जिसमें प्रवाहित हो रही आई, इसका छोटा सा भाग लेते हैं। ये छोटा सा भाग मैं ले लेता हूँ। अल्पांश लंबाई मतलब छोटा सा भाग मतलब डेल्टा एल लंबाई का एक मैंने छोटा सा भाग ले लिया इस तार का। इस अल्पांश लंबाई के कारण अगर मान लीजिए यहाँ पर हमें इस बिंदु P पर हमें क्या करना है, चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है। अगर इस बिंदु P पर हम इस अल्पांश लंबाई डेल्टा एल कारण यहाँ चुंबकीय क्षेत्र निकाल लेते हैं, तो इसी को हम कहते हैं क्या, बायो-सेवर्ट का नियम कहते हैं कि अल्पांश लंबाई कारण किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र का मान कितना होगा वही हमें ज्ञात करना है, ठीक है। तो इस मान को ज्ञात कर, यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात करने के लिए अल्पांश लंबाई कारण इसकी दूरी पता करते हैं कि इसकी दूरी कितनी है। मान लेते हैं इसकी दूरी कितनी, r है। r दूरी पर प्रवाहित धारा की दिशा से r दूरी पर है ना थीटा कोण बनाते हुए r दूरी पर एक बिंदु P लिया गया जहाँ चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है। समझिएगा, प्रवाहित धारा की जो दिशा है, प्रवाहित धारा किधर है, इधर जा रही, इसकी दिशा से थीटा कोण बनाते हुए r दूरी पर एक बिंदु P लिया गया है जहां वैद्युत चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना, ठीक है। ये आप लिख सकते हैं कि माना कोई चालक तार है जिसकी अल्पांश लंबाई डेल्टा एल के कारण बिंदु P पर हमें चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता को ज्ञात करना है। बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता ज्ञात करना है। अल्पांश लंबाई में प्रवाहित धारा की दिशा और प्रवाहित धारा की दिशा से थीटा कोण बनाते हुए r दूरी पर एक बिंदु P लिया गया है जहां पर हमें चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी, ठीक है। तो बायो-सेवर्ट ने अपने प्रयोग के आधार पर क्या बताया कि बिंदु P पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र, बिंदु P पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र अगर B हो, बिंदु P पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र अगर B हो, तो बायो-सेवर्ट ने क्या बताया अपने प्रयोग से कि यह चुंबकीय क्षेत्र B यह समानुपाती होता है तार में प्रवाहित धारा की। समीकरण नंबर 1, जितने तार में धारा प्रवाहित की जाती है उतना यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र का मान बढ़ता है। मतलब बिंदु P पर अगर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र B हो तो चुंबकीय क्षेत्र B धारा के समानुपाती होता है। यह चुंबकीय क्षेत्र B ये समानुपाती होता है डेल्टा एल के, मतलब तार की लंबाई जो आप लिए हो उसके भी समानुपाती होता है। जितना बड़ा लंबाई लेते हैं उतना ज़्यादा चुंबकीय क्षेत्र यहाँ पर होता है। यह चुंबकीय क्षेत्र भी ये समानुपाती होता है थीटा के ज्या के। थीटा के ज्या मतलब ये थीटा का ज्या मतलब साइन, थीटा के ज्या के मतलब साइन थीटा के समानुपाती होता है ना चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। और यह चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ये व्युत्क्रमानुपाती होता है दूरी के वर्ग के, है ना। ये समीकरण नंबर 4 समझ में आया। चालक तार से जो दूरी है उसके वर्ग के, जो चुंबकीय क्षेत्र है उसके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। उसके वर्ग क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है, वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है।
तो बायो सेवर्ट का नियम क्या है कि अल्पांश लंबाई डेल्टा एल ले लेते हैं, तार का अल्पांश लंबाई डेल्टा एल के कारण बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता हमें ज्ञात करनी है। तो तार में प्रवाहित धारा की दिशा से थीटा कोण बनाते हुए, तार में प्रवाहित धारा की दिशा से थीटा कोण बनाते हुए r दूरी पर एक बिंदु P लेते हैं, जहां पर हमें चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी। मान लेते हैं कि इस बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता अगर B है, तो यह B तार में प्रवाहित धारा के समानुपाती होता है, लंबाई डेल्टा एल के समानुपाती होता है, थीटा के ज्या के समानुपाती होता है, मतलब साइन थीटा के समानुपाती होता है, और दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अगर यहाँ से हम देखें प्यारे बच्चों, तो आप बता सकते हैं कि सर समीकरण 1, 2, 3 तथा 4 से क्या समझ में आता है कि जो B है वो समानुपाती है I के, डेल्टा एल के, साइन थीटा के और दूरी के वर्ग के क्या है, व्युत्क्रमानुपाती है ना। दूरी के वर्ग क्या है, व्युत्क्रमानुपाती, मतलब चारों समीकरण को मैंने मिला करके लिख दिया, चारों समीकरण को मैंने मिला करके रख दिया। अब बताइए समानुपात है तो हटाया भी जाता है, समानुपात हटाते हैं यहाँ पर तो प्यारे बच्चों आता है कांस्टेंट μ0/4 पाई, और यहाँ पर हो जाता है I डेल्टा एल साइन थीटा अपान r स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया फार्मूला। अब बात आती है μ0/4 पाई क्या है, तो μ0/4 पाई एक नियतांक है, कांस्टेंट। ठीक है, μ0/4 पाई एक क्या है, नियतांक। नियतांक का मतलब नियतांक है, इसका मान आप देख लीजिए। नियतांक मतलब समझिए जब कोई भी समानुपात कहीं से भी हटाते हैं तो कांस्टेंट कुछ न कुछ आता है। ठीक है, तो यहाँ पे कांस्टेंट क्या आया, नियतांक क्या आया, μ0/4 पाई। μ0/4 पाई का मान कितना होता है, 10 के घाते -7 होता है। ठीक है, μ0/4 पाई का जो मान होता है वो कितना होता है प्यारे बच्चों, मैं बताऊँ तो 10 के घाते -7 होता है। तो यहाँ पर आप कह सकते हैं कि μ0/4 पाई का जो मान होता है वो 10 के घाते -7